यूपी में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कौन किस पर रहेगा भारी? क्या है इंडिया गठबंधन की तैयारी? इस पर स्टेट हेड शिव कृपाल मिश्रा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि भारद्वाज से की खास बातचीत। लोकसभा आम चुनाव 2024 आने को है। अब केवल इसका आगाज होना बाकी है। ऐलान जब हो जाए, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले जो दिन है, जो सप्ताह है, इस सप्ताह में ऐलान हो ही जाएगा। लेकिन पार्टियां अपने शबाब पर चढ़ना शुरू हो गई हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन तैयारियों के तहत सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने नुमाइंदों के साथ एक तरह से गठबंधन कर लिया है। उस गठबंधन में अगर हम देखें तो एक तरफ एनडीए और उसके घटक दल हैं जो मुख्य रूप से चुनाव के लिए आ रहे हैं। दूसरा उसके विरोधी अगर हम देखें तो इंडी गठबंधन, जिसको इंडिया भी कह रहे हैं, यानी इंडी अलायंस के तरफ भी उनके घटक दल अब अपने पूरे शबाब पर उतरते हुए दिख रहे हैं। यह अलग बात है कि इंडी गठबंधन जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी और नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडी गठबंधन हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ही उसमें से गायब हो गए और उसके बाद फिर एक दल जिसको तृणमूल कांग्रेस कहते हैं, वह भी एक तरह से इंडी गठबंधन से बाहर हो चुकी हैं। इसके बावजूद इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वह पूरे कॉन्फिडेंस में है और उनका ये मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती देंगे और हो सकता है कि इस बार वो 10 साल पूरे हो चुके हैं जिसको कि समाजवादी पार्टी के मुखिया भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार वह अपना बोरिया बिस्तर एक तरह से बांध लें, क्योंकि इंडी गठबंधन उनको चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी गठबंधन, इंडी गठबंधन के ही घटक दल एक मुख्य रूप से शरद पवार की पार्टी है, जिसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। उसके प्रदेश अध्यक्ष धनंजय शर्मा इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या जनाधार है और वह इंडी गठबंधन को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। धनंजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे कि अगर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इसका जो जनाधार है, जो इसका वोट बैंक है, या इसके जो भी बड़े कदकाठी के नेता हैं, वह ज़्यादातर महाराष्ट्र में है और बहुत कम लोग महाराष्ट्र से निकलकर आए। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की हलचल या वाइब्रेशन कुछ न कुछ हमेशा रही। अगर अन्य राज्यों की तुलना में हम बात करें तो, चूंकि बतौर आप चूंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, तो आप उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं कि आप इस गठबंधन को कैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फायदा पहुंचाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा चेहरा है पूरे हिंदुस्तान का, आज जो है शरद पवार जी हैं। शरद पवार जी से सीनियर लीडर और बेदाग लीडर पूरे हिंदुस्तान में इस समय नहीं मौजूद है। दूसरी चीज़ जो उनका एक्सपीरियंस है। और रही उत्तर प्रदेश की बात, तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े चेहरे भी हैं जिनका नाम है सिराज मेहंदी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के और एक बड़े नेता हैं, एक मुस्लिम चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसलिए हमारे पास एक उत्तर प्रदेश में एक जनाधार है, हमारे पास सीटें हैं। हमारे पास पिछली बार सपा समाजवादी पार्टी ने 2022 में हमको अनूप शहर में एक सीट दी थी, जिसमें लड़े तो 40 से 45 हज़ार वोट हमारे कैंडिडेट पाए। और दूसरी चीज़ कि जब महाराष्ट्र में हमारे साथ समाजवादी पार्टी अलायंस में रहती है, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई वो नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश में हम लोग समाजवादी पार्टी के अलायंस में रहते हैं, प्लस इंडिया गठबंधन है। तो हमारे हर ज़िले में हमारा गठबंधन संगठन है, हमारी प्रदेश कमेटी है। अभी हम आए हैं, हम लोगों ने प्रदेश कमेटी भी घोषित करी, सारी चीज़ करी। और उत्तर प्रदेश में हम 3 से 4 सीटें भी मांग रहे हैं कि हमको 3 से 4 सीटें दी जाएँ, जो कि उत्तर प्रदेश में हम एक रिजर्व सीट को बहराइच कैसरगंज लोकसभा 2019 में हम लोग लड़े शिवपाल जी की पार्टी से। तो इसलिए हम लोग कई सीटों को चाह रहे हैं कि घोसी है, एक संभल है, हम लोग कई सीटों को चाह रहे हैं कि हम लोग को मिले, जहां पर हम लोग लड़ सकें चुनाव को
और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का जो भी सहयोग है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है, तो अगर 10 भी वोट हैं तो वो इंडिया गठबंधन में आवे, ना कि कहीं इधर उधर जावे। धनंजय जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके समस्त जनपदों में आपकी एक यूनिट तैयार हो चुकी है और हर जगह आपके लोग, आपके नेता मौजूद हैं, लेकिन अभी एक जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया है और बुलाकर यह जानने की कोशिश या समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सब एक दूसरे से मिलकर चुनाव लड़ें। तो अब ऐसे में क्या आपको भी उस मीटिंग में या बैठक में बुलाया जा रहा है? देखिए, अभी हम लोग की बात हुई है, यहाँ पर इंडिया अलायंस को मेन लेकर चल रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस के तहत ही अविनाश पांडे जी हैं उसके प्रभारी। तो हमारी बात हुई है, हम लोगों ने पहल भी करी, हम लोग ने अखिलेश यादव जी को भी पत्र लिखा, हम लोगों ने यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष को भी पत्र लिखा, उपाध्यक्ष से भी मिले और हम लोग की एक प्राइमरी मीटिंग हो चुकी है, वो बात हुई है। तो अविनाश पांडे जी से मैंने यही प्रस्ताव रखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है कोऑर्डिनेशन बनाकर एक माहौल बनाया जाए और उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए, जैसे कि पूरे प्रदेश को लगे कि हाँ, ये गठबंधन, ये संगठन पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ हैं। अच्छा धनंजय जी, एक बात और जानना चाहेंगे इस डिबेट के तहत कि जैसे आप, जबकि आप बता ही चुके हैं कि पूरे प्रदेश में आपकी इकाइयां तैयार हैं, इस समय आप कैसे देखते हैं, मतलब आपके अपने गठबंधन के जिससे आपकी लड़ाई है, जिससे आपका एकदम नेक टू नेक फाइट है एनडीए गठबंधन से, तो इस समय आप अपने आप को या इस गठबंधन को कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, अभी एक जिक्र हो जाए बाराबंकी का ही ले लीजिए। आज उनका जो सांसद थे, वर्तमान सांसद, उनको टिकट पार्टी ने दिया, उसके बाद उनका वीडियो वायरल होता है। तो इस हालात पर, जहाँ पर हम महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उन जगह पर आज पूरी तरीके से फीकी एनडीए दिख रही है। मोदी जी पूरे फीके दिख रहे हैं। उसका एक उदाहरण बगल का ही डिस्ट्रिक्ट है कैसरगंज लोकसभा, जिसमें एक मतलब कि सोच लीजिए किसी मामूली लड़कियों ने एफआईआर नहीं कराई है, उसमें 500 एक्ट के तहत एफआईआर है, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरह से आज उत्तर प्रदेश और देश में महिला असुरक्षित है एनडीए के अलायंस में, और नौजवान पूछ रहा है कि नौकरी कहाँ है। आज जवान पूछ रहा है कि भाई हमारे क्या है, अग्निवीर के चक्कर में आप सोच लीजिए कि जवान अब प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है कि 4 साल की नौकरी उसको नहीं चाहिए अग्निवीर की, लोगों ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है। अब बेचारे रोजगार और बेरोजगारी के लिए, और किसान आपको देख ही रहे कि बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। तो आज नौजवान, किसान, महिला सुरक्षा की जो बातें हैं वो बकवास हैं पूरी तरीके से, वो धरातल पर नहीं हैं। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट की बात हुई, इन्वेस्टमेंट, फर्जी इन्वेस्टमेंट, ये फर्जी डाटा तैयार कर दिए गए हैं कि इन्होंने 5 करोड़ दिया, इन्होंने 10 करोड़ दिया, इनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अभी आपने कहा अग्निवीर की बात उठाया और आपने कहा कि अग्निवीर की वजह से अपने यहाँ की जो सैन्य शक्ति है वह कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है आपके हिसाब से। ये कैसे आप कह सकते हैं? आखिर अग्निवीर तो बड़ी खूबियाँ गिनाई जा रही हैं और सरकार लगातार इसके अगर देखें तो इसकी बड़ाई कर रही है, तमाम इसको कह रही है कि इसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं, उन लोगों को जो 4 साल बाद जाएंगे तमाम तरह की खूबियाँ गिना रहे हैं। तो आप कैसे मान रहे हैं कि सैन्य शक्ति कमज़ोर हो रही है और इससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो जवान अपना एक कैरियर लेके चलता है कि हम 20 साल 30 साल करेंगे इस जगह पर जाके और सुरक्षा करेंगे, जहाँ पर आप 4 साल की बात कर रहे हैं, 4 साल में आप सोचिए कैसे प्रिपेयर हो जाएगा एक कमांडो। आज जो ट्रेनिंग होती है 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग होती है उसकी। आज सबसे बड़ी बात है कि आपके पास बाहरी आपके हैं, जैसे गोरखा हैं, गोरखा नेपाल से आपके आते हैं, वो 4 साल के लिए आप उनको कह रहे हो 4 साल के लिए, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो चाइना जा रहे हैं। आज के आप रिपोर्ट उठाइए, उसको आप दबा रहे हैं कि आज गोरखा लैंड के लोग जो गोरखा
टीम है वो गोरखालैंड की मांग कर रही है। गोरखा को आप वो उसको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। आज लद्दाख पर जो लोग सुरक्षा चाह रहे थे, जो सैनिक में आना चाह रहे थे, उनको आप सुरक्षाएं नहीं दे रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आज सिख रेजिमेंट भी हालत ख़राब है। तो जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह की बात हो रही कि भाई हम सरकार में अपनी खूबी जता रहे हैं, लेकिन जो धरातल की स्थिति है वो धरातल पर आप जाइए, बच्चों से पूछिए कि अग्निवीर का क्या हाल है। आज प्रैक्टिस बंद हो गई है लोगों को। वैसे शर्मा जी, आप जो ये बात कह रहे हैं, अगर ये देखा जाए तो देश के लिए बहुत ही घातक है। मेरे साथ ऋषि भारद्वाज भी बैठे हैं, हमारे सहयोगी इस समय। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसा शर्मा जी ये बात अभी उठाया कि गोरखा जो कि एक मजबूत सैन्य शक्ति में अपना योगदान देती थी, और गोरखा अब आपके इंडिया के मिलिट्री में या सैन्य शक्ति में, भारतीय सैनिक में अगर वो नहीं आके चाइना की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको इंडिया, अगर अलायंस की भी बात करें, इंडिया अलायंस के भी, तो इसको मजबूती से नहीं उठाया जा सका। आखिर क्यों? देखिए शिवाई, जैसे कि आपने बताया कि अग्निवीर जो है योजना, वो एक तरह से बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है भी। भाई कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है, वो दौड़ भाग कर रहा है, सुबह दौड़ता है, शाम में दौड़ता है, उसको एक सपना रहता है कि हम भारतीय सेना में जाएंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। जब देश के लिए करने का मौका मिलेगा तब वो कर पाएगा ना। क्योंकि आप एक चीज़ ये देखिए ना, 4 साल की नौकरी है, वो कब ट्रेनिंग करेगा, कब देश के लिए योगदान देगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से तो ये ऐसा लगता है ना कि जैसे उन्होंने गार्ड बनाने की एक फैक्ट्री बना दी है भारतीय सेना को, कि आप यहाँ पर आइए, ट्रेनिंग करिए और उसके बाद जाके कहीं पे भी सिक्योरिटी गार्ड बन जाइए। खैर, ये तो दूसरी बात होगी। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाते हैं, अगर वो सड़क पर जाए, लोगों में जन सैलाब के बीच में जाए, जन भावनाओं को वो बढ़ाएं इस अग्निवीर को लेकर, तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदा मिलेगा। और तो आपको क्या लगता है कि इस समय इंडिया अलायंस को इस भारतीय जनता पार्टी के सामने जबकि ये मुखर होकर ये लड़ाई लड़ रही है, तो आपके हिसाब से वो कौन मुद्दे होने चाहिए जो इंडिया अलायंस को प्रमुखता से रखे जाने चाहिए? देखिए, पहला मुद्दा बेरोजगारी का है। ये सब चिल्ला रहे हैं, इंडी गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। लेकिन आप ये बताइए ना, पिछले 6 महीने का जमीन पे किसी का कोई आंदोलन दिखा आपको? यहीं लखनऊ में ही 65,000 67,000 शिक्षा भर्ती वाले जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं। विरोधी विपक्षियों का कोई भी बड़ा नेता वहाँ पर उनके पास गया? किसी ने उनकी पीठ थपथपाई या उनके दर्द को समझने की कोशिश की? इसके पहले तदर्थ शिक्षक जो थे, उन्होंने भी काफ़ी धरना प्रदर्शन किया। हजरतगंज जैसे इलाके में विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता वहीं से आते जाते थे। कभी किसी को आपने सुना कि वहाँ पर गए? तो अगर आप जनता का विश्वास चाहते हैं तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा ना। जनता के बीच में जाएंगे ना, तब आप बात करेंगे। खाली कह देने से कुछ नहीं होता। ट्विटर पे आप चले गए, आप फेसबुक पे चले गए, कितने लोग पहचान रहे हैं आप? तो भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी कर ही रहे हैं। उत्तर से दक्षिण कर दिए, पूरब से पश्चिम किए और जनता के बीच में किए। और आप क्या चाहते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें पूरा इंडी गठबंधन जुड़ा होता, जहां जहां पर इंडी गठबंधन है उनका, जो गठबंधन के साथी, वहां पर वो उनको जोड़ते। एक रैली निकल रही, उसके साथ में छोटी छोटी रैलियां और निकालते, वो लोगों को जोड़ते और वहां से वो लोग उन रैली में लेकर आते, तो एक अच्छा मैसेज जाता। आप ये देखिए ना, राहुल गांधी की जो रैली निकल रही है उसका फोकस कहां पर है? उन इलाकों पर है जहां पर कांग्रेस पहले से मजबूत है, या फिर कांग्रेस को वहां पर उम्मीद लग रही है कि हम यहां से जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने किया, इसका कोई असर इस लोकसभा चुनाव पे नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा इस पर कोई असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है शर्मा जी, चूंकि आप उसके घटक दल भी हैं और एक मजबूत घटक दल है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी का, कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह आगामी लोकसभा चुनाव पे कोई असर नहीं छोड़ेगा? देखिए, बहुत बड़ा असर छोड़ेगा उसका। जैसे अपने भाई ने कहा कि घटक दलों में हम लोगों ने सहयोग किया। रायबरेली से जब स्टार्ट किया राहुल गांधी जी ने, तो हम लोग ने अपना एक समर्थन पत्र दिया और वहाँ पर हम लोग ने जाके मिले और उनकी यात्रा में हम लोगों ने सहयोग किया। उसी की तरह जैसे अखिलेश यादव जी ने आगरा में अपना सहयोग किया। लेकिन जब वो अपने इंडिविजुअल एक पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जहाँ पर वो हम लोग से सहयोग मांग रहे हैं, पार्टियाँ वहाँ सहयोग कर रही हैं। दूसरी चीज़ की एक मैसेज जा रहा है कि एक नौजवान जो पूरे देश में न्याय व्यवस्था जो चरमराई हुई है और जो बेरोजगारी चरमराई हुई है, उसको लेके एक नौजवान 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर चल चुका है। फिर उसके बाद 3,500 से 4,000 किलोमीटर चल रहा है।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये छोटी बात नहीं है। आज देश में उसका माहौल है, नौजवानों में उसकी बात है। लेकिन क्या है कि जो चीज़ आज दिखाई क्या जा रही है, आज जो टीवी पर दूसरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसकी बहुत सी रिपोर्टों को वो कर दिया जा रहा है। तो चीज़ें क्या है, जो जनता है वो जान रही है कि मतलब कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो आज हालात यही हैं कि शहर मतलब कि चमक रहा है, लेकिन जो दर्द है वो लोगों में है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे राहुल गांधी की बात हुई न्याय यात्रा की, वो कांग्रेस की न्याय यात्रा है। अगर ये न्याय यात्रा आपने निकाली थी, उसके पहले आप इंडी गठबंधन आप बना चुके थे, तो अगर आप पूरे गठबंधन को इस न्याय यात्रा में जोड़ते और इसको कांग्रेस की न्याय यात्रा ना बनाकर नहीं, जोड़ा ऐसा नहीं है, आप लोगों ने सपोर्ट किया। वो एक आप अलग चीज कह रहे हैं, सपोर्ट किया, आए, सब कुछ आया, किसी ने समर्थन पत्र दिया, कोई साथ में खड़ा हो। मैं ये बात नहीं कह रहा। कांग्रेस अगर इस न्याय यात्रा को कांग्रेस की न्याय यात्रा ना बनाकर इसको इंडिया गठबंधन की न्याय यात्रा बनाती तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते। जो आपके गठबंधन के साथी हैं, आपने उनके कहा कि आप रायबरेली आ जाइए या आगरा आ जाइए। क्यों आ जाइए भाई? आप उन इलाकों में जाइए, आप थोड़ा समय निकालिए, आप अपने सहयोगियों को आप ये एहसास। अब तो ये न्याय यात्रा लगभग समाप्त प्राय हो रही है, उस पर इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर आपसे अभी फिर से जानना चाहूँगा कि आप, जैसा आपने कहा कि इस न्याय यात्रा से इस लोकसभा चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको आप क्या फिर से दोहराना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इस न्याय यात्रा से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं इनके, अभी उन्हीं के पास मैसेज साफ नहीं है कि हमें गठबंधन में आगे चलना किस तरह है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी ये तय नहीं है कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे। आज अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 17 उस पर चर्चा होनी है। दूसरा, एनसीपी यूपी में भी उनके साथ में है, कहीं उसका नाम है, कहीं आपने सुनाई दिया या आपको कभी लगा कि नहीं हाँ यहाँ पर गठबंधन है और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सारे साथी एक साथ आए। आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। अभी पिछली बार जब गठबंधन की बात हुई थी, नरेश उत्तम और समाजवादी पार्टी के लोग और ये कांग्रेस के लोग साथ में बैठे थे। आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, कहीं से लग रहा था कि ये गठबंधन की बात होने जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती ला के बैठा दिया गया। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये जबरदस्ती आप लोगों को लाके बैठा दिया गया? देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अभी चक्कर क्या है, पहले सीट शेयरिंग की बात चल रही है। पहले सीट शेयरिंग जब डिसाइड हो जाएगी, एक मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है इंडिया गठबंधन का। मैनिफेस्टो, सारी चीज़ें तैयार होने के बाद सब लोग एक मंच पर दिखेंगे। एक मंच पे दिखने से क्या होगा? एक मंच पर दिखने से ये होगा कि पूरे देश प्रदेश में पता चलेगा लोगों को कि ये लोग सब एक साथ में है और इंडिया गठबंधन ये है और एनडी गठबंधन ये है। शिव जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अब जैसे कि बात हो रही है, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ चुकी हैं, राहुल और प्रियंका में से कोई यहाँ पर लड़ना नहीं चाहता, जबकि जो स्थानीय संगठन है यूपी का वो चाहता है कि यहाँ से वो लड़े। और ऐसे में राहुल को यहाँ से जरूर लड़ना चाहिए। उसके पीछे कारण ये कि पूरा इंडी गठबंधन आपके साथ में है, आप लड़िए। जब लड़ेंगे तभी तो जीत। राहुल लड़ेंगे तो तय हो गया कि राहुल लड़ेंगे अमेठी से, वो चाहिए नहीं, वो तो तय हो चुका। कितनी देर पहले तय हुआ है ये राहुल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आ चुका है कि कांग्रेस राहुल यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वो वायनाड भी लड़ेंगे। नहीं, अगर राहुल यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाने का मौका मिलेगा और आप अपने साथियों पे भरोसा जताइए, उनके साथ जिम्मेदारियां तय करिए। आप बताइए, चुनाव को कितने दिन बचे हैं? कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है और उसके बाद अभी तक सीट शेयरिंग तक नहीं हुई है। तो आप क्या, किसको लेके आप जाओगे मैदान में और किस प्रत्याशी के लिए आप कहोगे? लास्ट टाइम पे ये होगा कि आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को तो यही रहेगा कि आप साहब हमारे यहाँ आ जाते, थोड़ा प्रचार कर देते, वरना वो अपने ही उसमें रहेगा। और गठबंधन का मतलब तो ये हुआ कि जो बड़े नेता है गठबंधन के, अगर वो 4 से 5 सेक्टर में बांट कर यूपी को वहाँ से प्रचार करें, जैसे कि मोदी करते हैं कि वो हर एक सीट पे नहीं जाते, वो क्या करते हैं, वो 4 से 5 सीटों का उन्होंने एक सेक्टर बना लिया और वहाँ से जाकर वो करते हैं। तो अगर इस तरह से आगे बढ़ोगे तो आप एक बड़ी टक्कर दे सकते हो। अब जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का टारगेट लेके चल रही है, उसको यकीन भी है कि वह पूरी 80 सीट पर जीत दर्ज कर देगी। अब उसमें कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी या अन्य घटक दलों के साथ इंडी गठबंधन कितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी और अपनी कितनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी, यह समय के साथ हम फिर बताएंगे। कैमरामैन अनिल के साथ शिव कृपाल मिश्रा, स्टेट हेड, लखनऊ।